हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के अंदर अभी हमारा चैप्टर सैलरी चल रहा था ना, इनकम फ्रॉम सैलरीज। उसके अंदर हमने बेसिक सैलरीज क्या होता है वो समझा, अलाउंसेस समझे, परक्विजिट समझे, है ना। आज के लेक्चर के अंदर हम सैलरी को और आगे बढ़ाते हैं और किसी किसी बुक में ये अलग चैप्टर भी दे रखा होता है। तो मैं किस चैप्टर की बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इनकम फ्रॉम सैलरी और रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ। इनकम फ्रॉम सैलरी कहाँ से? रिटायरमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? जैसे जो बंदा जॉब करता है, चाहे गवर्नमेंट जॉब करता है, चाहे किसी प्राइवेट कंपनी के अंदर जॉब करता है, जब वो रिटायर होगा तो उसको कुछ पैसा मिलता है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? आप कह रहे हैं क्या मैं पेंशन फंड की बात कर रहा हूँ, क्या ग्रेचुइटी फंड की बात कर रहा हूँ, क्या प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा हूँ? हाँ जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जैसे कि पीएफ मिलता है, ये बड़ा कॉमन वर्ड है जो आपने आम लैंग्वेज में सुना होगा कि पीएफ मिला है, यानी कि प्रोविडेंट फंड उसकी फुल फॉर्म होती है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं, जब कोई एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है तो एम्प्लॉयर यानी कि बॉस यानी कि कंपनी या गवर्नमेंट उसको देती है। तो उसके ऊपर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा, या उसके क्या ट्रीटमेंट होंगे, आइए हम इस लेक्चर के अंदर समझते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर ऊपर देखो, आपको ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें जो है ये रिटायरमेंट के केस में मिलती है। जब रिटायरमेंट होता है, कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है ना, मतलब निवृत्त होता है, सेवानिवृत्त हो जाता है, तब उसको मिलती है। तो ये टोटल पॉइंट कितने हैं? 5 है। ये 1 2 3 4 5 एंड 6 है, टोटल 6 पॉइंट्स है। तो फर्स्ट में क्या है? ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी मिलती है रिटायरमेंट पे। पेंशन मिलती है, एक साथ में मिल सकती है, लमसम एक मुश्त एक साथ, या फिर बाद में थोड़ा थोड़ा करके। अर्न लीव सैलरी भी मिलती है, ELS बोल सकते हो आप उसको। कंपनसेशन मिलता है कई बार रिट्रेचमेंट का। रिट्रेचमेंट मतलब हो गया छटनी, मतलब आपको किसी वजह से कंपनी की कंडीशन अच्छी नहीं है, स्थिति अच्छी नहीं है, उस वजह से आपको निकाल दिया गया है। तो उस निकालते टाइम भी कंपनी कुछ कंपनसेशन देती है, क्योंकि आपकी जॉब गई ना, तो वो रिटायरमेंट में मिलता है। कंपनसेशन ऑन वॉलेंट्री रिटायरमेंट, अगर आप स्वैच्छिक रूप से रिटायर होना चाहते हैं, है ना। जैसे महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया से स्वैच्छिक रूप से रिटायर हुए, उनको किसी ने निकाला नहीं, है ना, उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी, कि संन्यास की घोषणा कर दी। तो ऐसे ही कोई वॉलेंट्री यानी कि स्वैच्छिक रिटायरमेंट हो जाए तो उस टाइम की कुछ कंपनसेशन उसको मिलता है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम पीएफ, पीएफ का मतलब प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। ओके, ठीक। अब आइए हम सबसे पहले ग्रेचुइटी की बात करेंगे, क्योंकि 6 के 6 पॉइंट एक साथ तो अपन नहीं कर सकते, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक एक पॉइंट करके हम करेंगे। तो जैसे आज ये है, फिर कल ऐसे करके लेक्चर्स आएंगे। ओके, तो सबसे पहले ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी ये रहा यहाँ पर। ग्रेचुइटी कब मिलता है? रिटायरमेंट पे मिलता है। अच्छा, दो तरीके के एम्प्लॉय देखने को मिलते हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यानी कि सरकारी कर्मचारी और गैर सरकारी कर्मचारी। पहले हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को देख लेते हैं। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यानी कि सरकारी कर्मचारी को अगर ग्रेचुइटी मिलती है तो वो फुली एग्जम्प्ट है। क्या है? फुली एग्जम्प्ट। एग्जम्प्ट का मतलब क्या होता है? कर मुक्त, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं मिलेगा। अगर सरकारी कर्मचारी को ग्रेचुइटी मिलती है तो उस ग्रेचुइटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगता है, वो कर मुक्त है, वो एग्जम्प्ट है। ओके, आ जाइए हमारे इधर नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है, यानी कि गैर सरकारी कर्मचारी। तो गैर सरकारी कर्मचारी कौन से हो गए? जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, ठीक है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है। अब इसमें दो कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट के अंदर भी। एक एम्प्लॉय वो होते हैं जिनके ऊपर ग्रेचुइटी एक्ट 1972 लागू होता है, और एक एम्प्लॉय ऐसे जिन पे ये एक्ट लागू नहीं होता है। यानी कि ग्रेचुइटी से रिलेटेड एक कानून बना हुआ है, ग्रेचुइटी अधिनियम 1972, ग्रेचुइटी एक्ट 1972। जिन नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे ये एक्ट लगता है वो उनके लिए यहाँ ट्रीटमेंट है, और जिन पे ये एक्ट नहीं लगता है उनके लिए मैंने यहाँ ट्रीटमेंट कर रखा है कि उनका कितना एग्जम्प्ट होगा, ग्रेचुइटी कितना टैक्सेबल होगा। ओके, अच्छा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं जो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं। हाँ, उनमें कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं जिन पे ग्रेचुइटी एक्ट लगता है, कुछ ऐसे होते हैं जिन पे ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता है। तो कैसे पता करें कि किस पे ग्रेचुइटी एक्ट लगेगा, किस पे नहीं लगेगा? या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेचुइटी एक्ट कौन से नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे लगता है, कौन से पे नहीं लगता है। तो कौन से पे लगता है वो समझ लेते हैं, बाकी के अदर हो गए। ओके, तो जो ग्रेचुइटी एक्ट है वे उन एम्प्लॉयज़ पे लगता है
यानी कि संस्था लगाती है, कोई भी संगठन या कंपनी हो गई वो लगाती है। ऐसी कंपनी जिसके अंदर 1 ईयर के अंदर कभी भी, पूरे 1 साल के अंदर, प्रीवियस ईयर के अंदर कभी भी 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए। अगर कोई कंपनी जिसके पास 10 से ज़्यादा कर्मचारी है, एम्प्लॉयज़ हैं, तो उस कंपनी को अपने उन एम्प्लॉय पर ग्रेच्युटी एक्ट लगाना पड़ेगा। और एक बार अगर किसी संस्था ने अपने यहाँ ग्रेच्युटी एक्ट लगा दिया, अब वहाँ वो हमेशा लगेगा, चाहे एम्प्लॉय 9 रह जाए, 8 रह जाए या 50 हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। और एक बार जब ग्रेच्युटी एक्ट लग जाता है, उसके बाद उनको ग्रेच्युटी पे कितना टैक्स देना है या कितना एग्जम्पशन है, उससे रिलेटेड कुछ यहाँ पर चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है साफ साफ, विच एवर इज लोअर इज एग्जम्प्टेड, जो इनमें से कम होगा वो एग्जम्प्ट होगा। यानी कि इसका मतलब छूट तो मिलेगी। ग्रेच्युटी जो भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है, जिन पे ग्रेच्युटी एक्ट लगता है और उनको रिटायरमेंट पे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है और उन पे ग्रेच्युटी एक्ट लगता है और उनको ग्रेच्युटी का पैसा मिल रहा है, यानी कि रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है, तो वो जो रिटायरमेंट बेनिफिट मिल रहा है वो पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं होगा, उसमें कुछ एग्जम्प्ट होता है, यानी कि कर मुक्त होता है। अब एग्जम्प्ट की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ दी गई है 3 पॉइंट के अंदर, और इन तीनों में से जो कम निकलेगा अमाउंट वो क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल होगा। अब क्या है वो 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, फुल ईयर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कितने साल काम किया वो ले लो, फुल ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। मैं उस साइड आ जाता हूँ, देखना ध्यान से समझना इसको। फुल ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को 20 साल काम किया, 30 साल काम किया, 40 साल काम किया, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही हो सकता है, ठीक है। तो 20 साल, 25 साल, 30 साल, कितने साल आपने काम किया वो लेना है। मान लेते हैं सर उसने 20 ईयर काम किया, तो 20 ले लो, 20 यहाँ आ जाएगा, ओके। मान लेते हैं सर उसने 20 ईयर प्लस 1 मंथ काम किया, 20 साल और 1 महीना काम किया, तो कितना लेंगे सर, तो 20 साल लेंगे, 1 महीने को छोड़ देंगे, 1 मंथ को छोड़ देंगे। कोई बोले सर अगर यहां पर 4 मंथ हो तो भी छोड़ देंगे, कोई बोले सर 6 मंथ हो तो भी छोड़ देंगे। नहीं छोड़ेंगे, 6 मंथ या उससे ज्यादा हो जाए ऊपर, 20 साल तो है ही, उसके अलावा आपने अगर 6 महीने से ज्यादा काम कर लिया है तो इसको हम मान लेंगे 21 साल, राउंड ऑफ कर देंगे। और अगर 6 महीने से कम है तो ये 20 ही रहेगा। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको एम्प्लॉयमेंट के ईयर कैलकुलेट कर लेने हैं, उसको यहां लिखना है, ठीक है। मान लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के ईयर जो है वो 20, 30 जो भी होगा यहां लिखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 15 डेज ऑफ सैलरी, 15 दिन की सैलरी। अब 15 दिन की कौन सी सैलरी, जो लास्ट महीना था, ये देखो मैंने नीचे लिखा भी है, 15 डेज सैलरी कैसे कैलकुलेट करनी है। जो लास्ट मंथ की सैलरी है, जब वो रिटायर हुआ ना, उसके आखिरी महीने की उसकी सैलरी कितनी है वो लेनी है, उसको 15 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और डिवाइड किसका करना है, 26 का। जब आप ये करोगे तो आपके सामने ये निकल के आ जाएगा 15 डेज ऑफ सैलरी, ओके। तो 15 डेज ऑफ सैलरी कैसे निकालनी है, लास्ट मंथ सैलरी कितनी है, मान लेते जो भी लास्ट मंथ की सैलरी है। मैं यहाँ पर आप बोलो तो थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले लेता हूँ कोई, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए एक एम्प्लॉय है और उसने जो काम किया है वो काम किया है उसने 34 ईयर, 34 साल, ठीक। 15 डेज सैलरी कैलकुलेट कर लेते हैं। उसकी जो 15 डेज सैलरी है वो इस प्रकार से है, कैसे है, मान लेते हैं उसकी लास्ट मंथ की सैलरी है 39,000, 39,000 मतलब 39,000, यहाँ आगे कर लेता हूँ 39,000, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 15 से, डिवाइड कर देंगे 26 का। जब आप ये सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, मेरे पास है 39,000 सैलरी मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26, तो आ गया 22,500। कितना आ गया, 22,500। वो 22,500 इधर लिख देंगे और इन दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो अब देखो कितना हो रहा, 22,500 इंटू 34, 34, 7,65,000, 7,65,000 ये आ गया, ओके। ये 7 क्या है, ये 7 भी डेज ही है, लेकिन ये 7 डेज तब मतलब यहाँ लिखने होते हैं, अप्लाई होते हैं जब सीजनल बिजनेस हो, मौसमी व्यापार। मौसमी मतलब मौसमी का व्यापार नहीं, मौसमी मतलब मौसम के हिसाब से व्यापार है। आपका कोई आइसक्रीम का बिजनेस है या कोई फ्रूट्स का बिजनेस है, जैसे मैंगो का बिजनेस है, तो मौसमी चलेगा ना। आप वहाँ पर काम करते हो तो 15 डेज नहीं लेनी है, फिर 7 डेज लेने हैं, तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ओके, ठीक।
मैक्सिमम लिमिट कितनी है 20 लाख रुपीस, मैक्सिमम कितना है 20 लाख रुपए, मैक्सिमम यहाँ लिख दूँ, 20 लाख लिखा हुआ ही है वैसे, फिर भी मैं लिख देता हूँ मैक्सिमम 20 लाख। और एक्चुअल ग्रेचुइटी मान लेते हैं, एक्चुअल ग्रेचुइटी जो मिली है वो मिली है 9 लाख रुपए। अब इन 3 पॉइंट को जब हमने सॉल्व किया तो 3 पॉइंट में क्या क्या आया 765, 20 लाख और 9 लाख, और ऊपर क्या लिखा मैंने विच एवर इज लोअर एग्जम्प्टेड, जो इन सब में क्या होगा कम होगा वो क्या होगा एग्जम्प्ट। अब इन सब में कम क्या है 765, 20 लाख और 9 लाख, तो सबसे कम है 7,65,000, तो 7,65,000 क्या हो गया एग्जम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना होगा नीचे देखिए, टोटल ग्रेचुइटी मिला कितना है 9, एक्चुअल ग्रेचुइटी 9, उसमें से एग्जम्प्ट कितना है 765, तो टैक्सेबल कितना होगा 135, यस 1,35,000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है। ओके, अब आ जाते हैं हम इधर कहाँ, अदर एम्प्लॉय। अदर एम्प्लॉय कौन से, ऐसे एम्प्लॉयज जिन पे ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता है, यानी कि उन पे ग्रेचुइटी एक्ट नहीं लगता है। इनकी इस केस में क्या है, इस केस में भी 3 पॉइंट है, इन तीनों में जो कम होगा वो क्या होगा एग्जम्प्ट, यानी कि कर मुक्त, कर मतलब टैक्स, मुक्त मतलब उस पर टैक्स नहीं लगेगा। तो इसमें भी और है, इन तीनों में से जो कम होगा। ओके, सबसे पहला क्या है फुल ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जैसे वहां पर भी था, अभी मैंने 34 ईयर लिए थे, लेकिन इधर जो है राउंड ऑफ नहीं करना है। अगर 34 साल और ऊपर से 1 मंथ है तो भी 34 साल ही रखने हैं, 34 साल और ऊपर से 8 महीने है तो भी 34 ईयर ही रखना है। समझ गए आप? तो इसको राउंड ऑफ ना ऊपर करना है ना नीचे करना है, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक, फिर लेना है आपको एवरेज ऑफ हाफ मंथ सैलरी। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर एम्प्लॉयमेंट के ईयर लेने, मल्टीप्लाई करना है किसका, हाफ मंथ की सैलरी, आधे महीने की सैलरी। जैसे यहाँ 15 दिन मतलब वही हाफ मंथ हो गया। लेकिन यहाँ जो हाफ मंथ की सैलरी कैलकुलेट करेंगे उसमें ये वाला फॉर्मूला उधर वाला अप्लाई नहीं होगा, इधर अलग है। इसमें क्या करना है, आपको लास्ट 10 मंथ की सैलरी लेनी है और उसका एवरेज करना है। लास्ट 10 मंथ की सैलरी का एवरेज, फॉर एग्जाम्पल के लिए लास्ट 10 मंथ की टोटल सैलरी है 1 लाख रुपए, 10 महीने में 1 लाख रुपए की सैलरी दी गई, तो एवरेज सैलरी कितनी हो गई 10,000। ठीक है, या फिर अगर मैं बोलूं अगर लास्ट 10 मंथ की उसकी एवरेज सैलरी है, सॉरी उसकी 10 मंथ की टोटल सैलरी, 10 महीने का टोटल वेतन मिला के 6 लाख है, तो 10 महीने का एवरेज कितना हो गया 60,000, उसका कर दो हाफ, कितना हो गया 30,000, तो इधर आ जाएगा 30,000। और 30,000 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 34 से, तो करो 30,000 को मल्टीप्लाई कर दो 34 से, तो ये आ गया 10,20,000, 10,20,000। तो ये 10,20,000 आ गया आपका इधर। ठीक है, मैक्सिमम तो 820 लाख। ओके, और एक्चुअल ग्रेचुइटी, एक्चुअल ग्रेचुइटी का अमाउंट आपको लेना पड़ेगा। मान लेते हैं एक्चुअल ग्रेचुइटी का अमाउंट जो है वो है क्या ले लें, कुछ भी ले लेते हैं, 930 ले लेते हैं, चलो या ले लेते हैं 12 लाख। ओके, क्या ले लिया 12 लाख। अब देखो इन तीनों में से कम क्या है 10-20, तो एग्जम्प्ट क्या होगा 10-20, इन तीनों में 10-20, 20 लाख और 12 लाख, कम क्या है 10-20, तो 10-20 क्या हो जाएगा एग्जम्प्ट। तो टैक्सेबल कितना हो जाएगा, एक्चुअल में मिला कितना ग्रेचुइटी 12 लाख रुपए, उसमें से एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा, जो तीनों में से कम है वो 10-20, तो बाकी का टैक्सेबल हो जाएगा। तो 12 में से आप 10-20 लेस कर दो, 180, 180, तो 180 क्या हो जाएगा आपका टैक्सेबल। तो ये हो गया आपका ग्रेचुइटी, बहुत अच्छे तरीके से मुझे पता है। ऐसे कैसे अगले लेक्चर के अंदर हम पेंशन वगैरह करेंगे, पेंशन, टेंशन नहीं, पेंशन, टेंशन लेने का नहीं, लेक्चर्स जो है इनकम टैक्स के आपके लिए आते रहेंगे, आप ऐसे ही तैयारी करते रहें। हाँ, आपका सपोर्ट चाहिए कि आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इनकम टैक्स उनके भी होगा, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि इससे उनकी भी हेल्प हो जाएगी और व्यूज़ आएंगे तो इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे कंटिन्यू लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। कमेंट ज़रूर कीजिएगा आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।